यदि मैं एक बात बोलूं, चूंकि मैं एक आदिवासी समाज से आती हूँ, उरांव समाज से आती हूँ जो सेंट्रल इंडिया में है। अ, और इसलिए कभी भी जो भी कि मेरे माता पिता से और बाकी समाज की पृष्ठभूमि के तहत मेरे लिए ये चुनौती या आह्वान था, केवल साहित्य या समाजशास्त्र इत्यादि ना पढ़ा जाए और साइंस या मैथ्स और ये इन सभी विषयों को भी पढ़ा जाए। तो इसलिए मैं थोड़ा उधर निकल ली। परंतु एक आदिवासी होने के कारण ऐसी बातों और चर्चाओं में उपस्थित होना, ये मेरे लिए विरासत की बात है, धरोहर की बात है। ये केवल मतलब केवल अपने मतलब की बात नहीं है। जैसे कि एकेडमिक्स एक मतलब की बात हो सकती है, अपनी लाइवलीहुड उसी से आती है, हमारा दाना पानी उसी से चलता है। तो हमारे लिए, आदिवासियों के लिए, इसलिए ये मेरी सोच है और इसी में मैं पिछले लगभग 40 साल से एंगेज्ड रही हूँ। मेरी उम्र काफ़ी दिखाई दे रही होगी कि क्योंकि ये मुझे बोला गया था, या तो अपनी जीविका के लिए कुछ भी किसी भी तरह की नौकरी कर लो, कुछ भी पढ़ लो, पर ज़मीन में तुम्हारे पांव रहने चाहिए अपने लोगों के बीच। और इसलिए आज के इस विमोचन के कार्यक्रम या इस किताब पर चर्चाएं हो रही हैं, उसमें उपस्थित होना कि ना केवल मेरे लिए एक मौके की बात है, परंतु ये विरासत की बात है। और इसलिए मैं धरोहर के रूप में, एक आदिवासी मुद्दे को धरोहर के रूप में लेते हुए, कंप्यूटर साइंस पिछले 38 साल तक से पढ़ाते होने के बावजूद आज मैं यहाँ उपस्थित होना मेरा हक मानती हूँ। और धन्यवाद जितेंद्र जी इस बात के लिए। मैं अभी कुछ दिनों से कम यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में काफ़ी कॉलेजेस को बहुत अभी सपोर्ट मिला है ICSSR की ओर से, ताकि कोई कॉन्फ्रेंस करें, सेमिनार करें। एक दो नाम लिए गए हैं जिनके अभी लगभग 150 वर्ष की उनके बर्थ एनिवर्सरी चल रही है। एक तो बिरसा मुंडा जी के नाम पर बहुत चर्चाएं, उनके नाम से चर्चा करने का मौका दिया जा रहा है, और दूसरे हमारे लौह पुरुष के भी नाम से देश में काफ़ी कॉलेजेस को मिला है, और इसलिए बहुत चर्चाएं हो रही हैं। और इन चर्चाओं के बीच पता नहीं उसका असली मकसद क्या है। और हो सकता है कि हम जैसे जो कि पहली पीढ़ी के शिक्षित हैं या हायर एजुकेशन में आए हुए पहली पीढ़ी के हैं, या तो दूसरी पीढ़ी, उससे ज़्यादा की पीढ़ी का मैं अपेक्षा भी नहीं कर सकती। और इसलिए जब हमारे सामने ये सारी बातें आ रही हैं, और विशेष करके यदि मैं आज के मैं जितेंद्र जी के किताब के शीर्षक को देखूं कि राष्ट्र निर्माण में आदिवासी, अब 78 साल के किसी व्यक्ति के संबंध में इतिहास लिखना थोड़ा सोचने की बात है। 78 साल का जो समय है, क्या उसमें किसी व्यक्ति के लिए का इतिहास लिखा जा सकता है? शायद इतने फीट्स हों उनके कि लिखा जा सकता है, पर शायद नहीं। परंतु जिनका इतिहास, जिन लोगों का इतिहास, जो लोग किसी एक जगह के, मान लीजिए कोई टापू ही है, वहाँ हजारों साल से हैं, तो उसके बारे तो लिखा जा सकता है। परंतु फिर भी जितेंद्र जी ने बहुत ही सोच समझ के इस किताब का शीर्षक लिखा है कि राष्ट्र निर्माण में आदिवासी। और यदि मैं क्योंकि मैथ्स और कंप्यूटर साइंस की मैथ्स की स्टूडेंट, कंप्यूटर साइंस की टीचर हूँ, तो मुझे इन सब चर्चाओं में केवल बैठने से ही मेरा थोड़ा ज्ञानवर्धन होता है। तो अभी ही थोड़ी देर पहले मैं किसी कॉलेज के उसमें थी, तभी मुझे सुनने का मौका मिला कि आदिवासी शब्द जो लोगों ने अपने ही लिए चुना है, परंतु ट्राइब जो शब्द दिया गया, ये दूसरों के द्वारा दिया गया, वो भी एक पॉलिटिकल शब्द है, और वो कोई सामाजिक शब्द नहीं है। और इसलिए आदिवासी या ट्राइब बोल के, ऊपर से शेड्यूल भी कर देने के बाद, तो आदिवासी और ट्राइब बोल के ये किसी सोशल ग्रुप की चर्चा नहीं हो रही है।
वो एक पॉलिटिकल ग्रुप है और पॉलिटिकल मकसद से इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया। जो भी कि उलाका जी जयपाल सिंह मुंडा जी को कोट कर रहे थे और उस शुरू में और अंत में ये भी बोला, आदिवासी का कोई नेता कह के बोला, पूछा जाए तो लोग बताते नहीं। क्यों? डेमोक्रेटिक सोसाइटी है बाबा। डेमोक्रेटिक सोसाइटी में एक अकेला नेता नहीं हो सकता। और इसलिए यदि कोई डेमोक्रेसी को सही मायने में समझने की कोशिश करें, जिसमें हर एक की बात वोट नहीं, हर एक की बात का उतना ही महत्व है, और जब तक सारे और आदिवासियों की डेमोक्रेसी ना मेजॉरिटी की डेमोक्रेसी नहीं है, कंसेंसस की डेमोक्रेसी है। और इसीलिए जब तक हर एक उस एक मत में नहीं हो जाते, तो इसलिए नेता कहाँ, एक अकेला नेता की जगह। और इस तरह से आदिवासियों के पास इतनी बात है बतलाने के लिए, प्रोवाइडेड सुनने वाला अपने पृष्ठभूमि से नहीं परंतु अगले की पृष्ठभूमि के या उनकी पोजीशन से ही सुनने की कोशिश करे। हम बोल तो रहे हैं, आदिवासी की आवाज़ आज की आवाज़ नहीं है। स्वतंत्रता की लड़ाई जो 1857 की बहुत पहले से चल रही है, आदिवासियों की किस सेल्फ डिटर्मिनेशन की या वो बहुत पहले से चली आ रही है। ना तो केवल सामंतवाद और अंग्रेजी शासकों के अगेंस्ट केवल नहीं, हर वो इनजस्टिस की जो बातें, इनजस्टिस की प्रथाएं थी, उसके अगेंस्ट होती आई हैं। केवल 200 साल की भी कहानी नहीं है, उससे भी पुरानी कहानी है। और इसलिए आदिवासी बोलते रहे हैं। सुनने वाले, सुकुमार जी जैसे बोल रहे थे, सुनने वाले अपने ही बैगेज के अनुसार सुनते हैं। और इसलिए उनको लगता है इनकी तो कोई कहानी ही नहीं है, इनका तो कोई इतिहास ही नहीं है। और इसलिए लोग, जैसा सुकुमार जी बोल रहे थे, अपने अपने इतिहास को ही लिखेंगे ना। बस समय की बात है। अभी तो हम केवल पहली और दूसरी ही पीढ़ी हैं। एक पीढ़ी में ही हम बहुत किताबें लिखने लग जाते हैं, दूसरी पीढ़ी आते आते वाइस चांसलर बन जाते हैं। तो इसीलिए बस अभी तो बस शुरुआत है, क्योंकि अब हम सुनाना नहीं चाहते। हम अब तक सुनाते थे, हम बोलते थे, ओरेचर है हमारे, लिटरेचर नहीं है। और इसलिए चूंकि ओरेचर से लिटरेचर में आने के लिए 2 जनरेशन का टाइम तो देना पड़ेगा, है ना। और इसलिए जब आएगा तब लोग पढ़ेंगे, केवल सुनेंगे नहीं। और ये मैं मानती हूँ, ये तो केवल शुरुआत है। और इसलिए मैं आज इस समय चूंकि मैं यहाँ हूँ, उपस्थित हो सकी हूँ, इसके लिए मैं अपने उन सभी पुरखों को नमन करना चाहती हूँ, जिन्होंने अपनी आवाज़ को अपने अपने क्षेत्रों में, जितेंद्र जी ने, अब मुझे बहुत खुशी है कि अपने क्षेत्र के लोगों की ज़्यादा बातें यहाँ लिखी हैं जितेंद्र जी ने, और दूसरे क्षेत्रों की नहीं। मैंने जैसे देखा, मैंने जैसे उनसे मुलाकात की, मैंने कहा आप ना अलग अलग रीजन्स का कीजिए क्योंकि वैसा में रीजन वाइज भी आएगा। पर ये बहुत ही अच्छी बात है कि उन्होंने दूसरी जोग्राफिकल रीजन्स के भी लोगों की बात इसी वॉल्यूम में डाली है। और इसलिए अभी हमें लिखना और पढ़ाने के लिए बहुत बहुत बात है जो आएगा। अपना समय आएगा, और अपना समय आ गया है, और अपना समय आ रहा है। और इसलिए उन सभी मेरे पुरखों को, जिनको हम पूर्वज केवल नहीं बोलते, हम पुरखे बोलते हैं, मैं उन सभी पुरखों को नमन करते हुए अभी शुभकामना देना चाहती हूँ जितेंद्र जी को, और औरों को भी, और जितने यहाँ पर युवा साथी लोग हैं। क्योंकि हर एक पीढ़ी का फिक्स समय होता है ना, और फिक्स थोड़ा फोकस भी होता है। और अभी जैसे मैं धन्यवाद देती हूँ जो मेरे परिचय में बतलाया गया कि यूनेस्को हर साल कुछ प्रपोजल्स को अप्रूव करती है रिसर्च के लिए। तो आज की तारीख में अगर जितने भी यूनेस्को चेयर, 1000 से थोड़ा ज़्यादा है पूरे दुनिया में, तो जितने भी यूनेस्को चेयर हैं उसमें से केवल एक ही यूनेस्को चेयर ऐसा है जिसमें 2 औरतें जो अपने अपने देश में आदिवासी हैं। मेरी काउंटर पार्ट है एमी पेरेंट, वो फर्स्ट नेशन कनाडा की हैं, और भारत से मैं हूँ। इसलिए जितने आदिवासी यहाँ उपस्थित हैं सबको बधाई हो कि
हमारी क्या ये 2 जनरेशन के एजुकेशन की का प्रभाव का आउटकम है ना। ये केवल 2 जनरेशन की पढ़ाई का और एजुकेशन का आउटकम है। और हम अभी बस आ रहे हैं, हम मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनेंगे कि नहीं ये हमारा निर्णय होगा। हम ये आवश्यक नहीं है कि हम मेन स्ट्रीम का हिस्सा होंगे। और इसलिए राष्ट्र निर्माण में जब हमने पॉलिटिक्स को वो रुख दिया कि अंग्रेज़ों ने ट्राइब शब्द को कॉइन किया, अपनी तरह से परिभाषित किया, वेरियर अल्विन ने उनके लिए अपनी तरह की बात कही, पर हम भी अपनी बात कहेंगे इसी तरह। या तो एंथ्रोपोलॉजी हो, चाहे तो हिस्ट्री हो, चाहे तो लिटरेचर हो, चाहे तो अभी मैं अगर अपने विषय की भी बात कहूँ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मेरा रिसर्च रहा है 1987 से। अभी मौका मिला है कि अबंडेंट इंटेलिजेंस जो आदिवासियों का नॉलेज है, उससे लेके आगे आने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आदिवासियों का नॉलेज कैसे शेप दे और फ्यूचर ये करे, ये भी हम में खासियत है और हम करेंगे। और इसलिए आज अभी यदि ये बोला जा रहा है कि मुझे सुनने में आया कि किसी बी फार्मा के व्यक्ति ने कुछ किताबें लिखी हैं, मतलब इतिहास की किताबें लिखी है ना। तो मैं कंप्यूटर साइंस हो के केवल अपने ही उरांव समाज की बात क्यों नहीं लिख सकती हूँ? मैं अपने उरांव समाज की केवल उस बात को नहीं लिखूंगी जो कि इतिहास है, क्योंकि जितेंद्र जी उसको लिखेंगे, परंतु जो हम लोग अपने ज्ञान सिस्टम को बोलते हैं, जिसको मैं मैथ्स और कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट होने के नाते बोलती हूँ, हम एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम का उदाहरण है, जिसको केवल इतिहास या एनवायरमेंटल साइंस या हिस्ट्री या पॉलिटिक्स में अलग अलग तरीके से लिनियरली अगर देखा जाए तो कैप्चर नहीं कर सकेंगे। कैप्चर करेंगे तो समझ नहीं सकेंगे। और इसलिए सिंपलिस्टिक करके केवल पढ़ते हैं हमारे शिक्षाविद लोग, बाकी हमारे साथी लोग, और ये उनकी तरफ से जो भी कंट्रीब्यूशन रहा है, हम आज पहली और दूसरी पीढ़ी उनके सभी कंट्रीब्यूशंस को पढ़ के, चर्चा करके, उनकी आलोचना करके करने का मौका उन्होंने दे दिया है। हम लोग करेंगे। इसी तरह जितेंद्र जी ने भी शुरुआत की है। मुझे आशा है कुछ लोग इसको की आलोचना करने के लिए पढ़ेंगे, और आलोचना करने के लिए पढ़ेंगे तो सही, और आलोचना करेंगे तो वो लिखें भी, ताकि उन आलोचना की भी आलोचना हो सके। और इसी से वो क्रम जो हमारा बौद्धिक कंट्रीब्यूशन राष्ट्र निर्माण में हो सकता है, वो भी आएगा, क्योंकि हम ऑरेचर से लिटरेचर की तरफ जानने में अभी हमने केवल 2 कदम लिया है, बाकी कदम बाकी। और क्योंकि आपने हमारे पिछले 10 कदमों को सुना ही नहीं, अपनी अपनी तरह से केवल अपने अपने फिल्टर से सुना है, और इसलिए अब तो बोलेंगे। और इसलिए मैं फिर से धन्यवाद और शुभकामना देना चाहती हूँ जितेंद्र जी को कि अब इससे पहले तो जंगल बोलते थे, नदियाँ गाती थीं, हवा सुनाती थी, पर अब लोग पढ़ेंगे भी, क्योंकि लोगों को, विशेष करके मेन स्ट्रीम लोगों को, जो समाज, मैं यदि अभी बोलूं और किसी को वो हर्ट करता है तो माफ़ कीजिएगा, गैर आदिवासी समाज ने जंगल की कहानी को नहीं सुन के समझ पाया, नदी के पेन, कष्ट भरे गाने को सुनकर समझ नहीं पाए, हवा की सनसनाहट को सुन नहीं पाए। तो अब जो लिखित में आएगा उसको ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि अब ये केवल जल, जंगल, जमीन से आदिवासियों को विस्थापित या अलग करने की बात नहीं होगी। अभी समय क्या है बताऊं, जितने भी यहाँ से शिक्षा और एकेडमिक्स में उनके, अभी आदिवासियों के बीच में वो लाइनें खींची जा रही हैं जिससे हम अपने ही समाज से अलग कर दिए जा सकें, और इसीलिए जवाब हम देंगे लिखित में।